Okay, good morning all. Welcome back again to the Welcome Learners Academy. So previous वीडियो में हमने इसका इंट्रोडक्टरी पार्ट कवर किया है 10.4 का, एंड इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू स्टार्ट द एक्सरसाइज फाइनली क्वेश्चन नंबर 1 से. सो द टॉपिक नेम इज ऑब्वियसली यू ऑल नो क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स. क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स कैसे करते हैं, उसका मतलब क्या होता है, और उसके एप्लीकेशंस भी अभी हमने लास्ट में जाते जाते सीखे. क्या दो एप्लीकेशंस है बस, एरिया ऑफ ट्राइंगल एंड एरिया ऑफ पैरेललोग्राम. इसकी मदद से निकाले जा सकते हैं. अभी इनमें क्वेश्चंस भी आएंगे, हम निकाल के भी दिखाएंगे कैसे निकलते हैं. शुरू करें विदाउट वेस्टिंग टाइम. लेट्स स्टार्ट. क्वेश्चन नंबर 1 है, वेक्टर ए गिवन है कंपोनेंट फॉर्म में, वेक्टर बी गिवन है कंपोनेंट फॉर्म में. आपको ए क्रॉस भी करना है और फिर इसका मैग्नीट्यूड निकालना है. शुरू करें, स्टार्ट करें. बेसिक पहले एक दो क्वेश्चन तो बेसिक आएंगे बिल्कुल क्रॉस प्रोडक्ट निकालने के, सीधे सीधे सरल सरल. फिर थोड़े से घूमे घूमे क्वेश्चन आएंगे. तो पहले क्वेश्चन तो बिल्कुल डायरेक्ट है, क्रॉस प्रोडक्ट निकालना है बस, और कुछ नहीं करना है ना. सो हेयर द टू गिवन वेक्टर्स आर. सबसे पहले ए एंड बी की कंपोनेंट फॉर्म लिख देंगे हम. टू गिवन वेक्टर्स आर वेक्टर ए, दिस इज गिवन एज वेक्टर ए, एंड वेक्टर बी, दिस इज गिवन एज वेक्टर बी. लिख देंगे, इंट्रोड्यूस हो गया. नाउ ए क्रॉस बी. नाउ अब एक काम करते हैं, ए क्रॉस बी भी एक वेक्टर होता है, तो उसको एक तीसरा नाम दे देते हैं, वेक्टर सी इक्वल टू ए क्रॉस बी. अब ए क्रॉस बी निकालो. ए क्रॉस बी निकालने का तरीका क्या सीखा था हमने, डिटर्मिनेंट ऑफ 3/3, जिसके अंदर ऊपर वाली रो हमेशा फिक्स है, आई कैप, जे कैप, के कैप, और दूसरी तीसरी रो इन्हीं के स्केलर कंपोनेंट्स. इसके स्केलर कंपोनेंट्स यहाँ आएंगे, इसके स्केलर कंपोनेंट्स यहाँ आएंगे. ऐसे ही तो करते हैं. ठीक है, तो ए के स्केलर कंपोनेंट्स बताओ क्या क्या हो रहे हैं. 1 -7 7, उसके बोलो 3 -2 2. बस इसको सॉल्व करो, आंसर है. करें सॉल्व. ठीक है, तो सबसे पहले तो आई कैप के लिए जब चलेंगे तो ऐसे ऐसे चलेंगे, तो दिस इंटू दिस माइनस दिस इंटू दिस चलेंगे. किया है काफी बार हमने डिटरमिनेंट सॉल्व. तो -7 × 2 माइनस, फिर -2 × 7. ठीक है, इतना तो होगा आई कैप. इतना ये क्वांटिटी तो हो जाएगी मेरे, इतने कदम तो मेरे को एक्स एक्सिस के अलोंग चलना है. ठीक है, फिर बीच वाले में माइनस लगता था, जे कैप के लिए क्या लगता था, माइनस, तो मैं माइनस लगा देता हूँ. ठीक है, आओ अब जे कैप के लिए देखते हैं. और फिर फाइनली लास्ट वाले के लिए क्या लगता था, वापस प्लस लग जाता था, प्लस माइनस प्लस ऐसे ही चलता था. तो आई कैप के लिए पॉजिटिव साइन, जे कैप के लिए नेगेटिव साइन, एंड के कैप के लिए अगेन पॉजिटिव साइन. अब इनके स्केलर कंपोनेंट्स देख लेते हैं अंदर. जे कैप में ये गया ये गया, तो 1 × 2 -3 × 7. 1 × 2 -3 × 7. ओके, के कैप के लिए ये गया, तो 1 × -2 -3 × -7. 1 ये गया 1 × -2 -3 × -7. ओके, सॉल्व कर दें इसको. तो -7 × 2 -14, और ये माइनस प्लस 14, जीरो आई कैप हो गया. ठीक है, आओ फिर माइनस साइन लगा हुआ. 2 -21, 2 - 21 इज -19, -19 और एक माइनस और लगा हुआ है, तो +19 जे कैप, प्लस -2, फिर -21 और ये माइनस, तो -2 + 21 हो गया. -2 + 21 इज +19, तो यहाँ पे भी प्लस आया और यहाँ पे भी +19 किया गया. अब ये तो ए क्रॉस बी आया है, लेकिन उसने इसका भी मैग्नीट्यूड पूछा है. सवाल सुनो, फाइंड मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्रॉस बी. तो इसका मैग्नीट्यूड निकाल लो इस वेक्टर का, कौन सी बड़ी बात है. सो नाउ अब आप अगर आप इस ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड निकाल रहे हैं, दैट मीन्स आप वेक्टर सी का मैग्नीट्यूड निकाल रहे हैं. तो मैग्नीट्यूड वेक्टर सी भी लिख सकते हैं, मैग्नीट्यूड वेक्टर ए क्रॉस बी भी लिख सकते हैं, एक ही बात है. और मैग्नीट्यूड निकालने का तरीका भी सबको पता है, 0 का स्क्वायर प्लस 19 का स्क्वायर प्लस 19 का स्क्वायर, तो 2√19, 19√2, 19√2 यूनिट्स. मैग्नीट्यूड है, नहीं चेक करो आंसर. सही है. √(a² + a² हमेशा a√2 होता है, याद रखना. ठीक है, नहीं समझे, अभी 0² तो कुछ है ही नहीं.
समथिंग का स्क्वायर प्लस उसी समथिंग का स्क्वायर, हमेशा वही समथिंग √2 होता है। रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर हमेशा क्या होता है, a√2। उस ए को बाहर निकालो, √2 आएगा हमेशा। और अगर 3 बार है तो a√3, तो क्या हो जाएगा a√3। तो सेम सेम सेम, अगर 3 बार आ जाए तो उसको बाहर निकाल के √3 लगा देना आगे। ठीक है, तो ये डायरेक्ट तरीका है। उसको क्या मतलब आपने कैसे किया है, आंसर तो ये आ रहा है। जीरो को इग्नोर कर ही दिया था हम। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। अब क्या कह रहा है, एक यूनिट वेक्टर निकालो जो कि परपेंडिकुलर हो दोनों, इन दोनों वेक्टर से, a+b से भी, a-b से भी। ये दो वेक्टर हैं, मान लो ये c है और ये d है। तो c और d दोनों से परपेंडिकुलर जो वेक्टर होगा वो c क्रॉस d होगा क्या। ठीक है, एक ऐसा वेक्टर निकालो जिसका मैग्नीट्यूड तो 1 यूनिट हो, यूनिट वेक्टर मांग रहा है वो, और वो जो वेक्टर है उसकी डायरेक्शन क्या हो, इन दोनों वेक्टर से परपेंडिकुलर, इससे भी इससे भी। तो दो वेक्टर से परपेंडिकुलर वेक्टर उन दोनों वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट होता है। हम्म। क्या क्या प्रूफ किया था बेटा। वो डॉट प्रोडक्ट था। देखो, जो हम डॉट प्रोडक्ट में कर रहे थे उसको में हमको हमको कभी भी वेक्टर नहीं पूछा गया, वो स्केलर क्वांटिटीज चल रही थी। अभी हमसे वेक्टर चाहिए उसको, तो दो वेक्टर से तीसरा वेक्टर चाहिए, तो इनका क्रॉस प्रोडक्ट करना पड़ेगा, क्योंकि इन दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट ही वेक्टर देगा। इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट कभी वेक्टर नहीं देगा, एक स्केलर देगा। तो वो क्वेश्चंस थे स्केलर फाइंड आउट करने के, उसमें आपसे लेंथ पूछ लेगा, या ऐसे पूछ लेगा कि इन दोनों वेक्टर्स में इससे इसकी ऊपर परछाई डाल लें तो कितनी लंबी आएगी, प्रोजेक्शन पूछेगा। तो प्रोजेक्शन में हम डॉट प्रोडक्ट करते हैं। अभी वेक्टर चाहिए तो हम क्या करेंगे, क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे। कहने का मतलब है आपको दो गिवन वेक्टर्स मिल जाएं और आपसे कोई तीसरा वेक्टर मांग ले और कह दे कि ये वेक्टर इन दोनों के परपेंडिकुलर है, तो आप इन दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट करके ही तीसरा वेक्टर निकाल सकते हैं जो इन दोनों के परपेंडिकुलर हो। ठीक है, अब ये दोनों वेक्टर भी फिर अभी निकालने पड़ेंगे, क्योंकि आपको ए और बी वेक्टर गिवन है। ए गिवन है, बी गिवन है, तो उससे a+b निकलेगा पहले, फिर a-b निकलेगा। a+b को मैं ले लूंगा c, a-b को ले लूंगा मैं d, फिर c और d का क्रॉस प्रोडक्ट करना है। ठीक है, चलो। तो हेयर पहले तो मैं वेक्टर a एंड वेक्टर b को इंट्रोड्यूस कर देता हूँ। हेयर द टू गिवन वेक्टर्स आर, वेक्टर्स आर, सबसे पहले वेक्टर a ये, एंड देन वेक्टर b ये। हो गया इंट्रोड्यूस। अब क्या चाहिए अपने को, a+b और a-b वेक्टर निकालना है, तो उसको c ले लेते हैं नाउ, है ना। वेक्टर c इक्वल टू a+b, a+b a-b निकालना कोई बड़ी बात नहीं है आपके लिए। और उसको जो a-b ले रहा हूँ उसको d ले लेता हूँ, a-b। ठीक है, a+b करो जरा। अब a+b a-b तो हम पहली एक्सरसाइज से कर रहे हैं, दूसरी एक्सरसाइज से कर रहे हैं, तो डायरेक्ट कर दो। 3+1 4i कैप, 2+2 4j कैप, एंड देन 2 - 2 इस खत्म, यानी जीरो के कैप। लेकिन जीरो जरूर लिखो, क्योंकि अभी अपन क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे तो स्केलर कंपोनेंट सारे लिखने पड़ेंगे ना, तो जीरो भी लिखना पड़ेगा। 3 - 1 2y कैप, 2 - 2, अब ये जीरो हो गया। और ये क्यों जीरो हुआ, 2 - -2 ये तो 4 होगा, ये क्यों जीरो। यहाँ पे माइनस है, तो अपन माइनस कर रहे हैं, तो 2 - -2 +4 हो जाएगा, 2+2 4, गलत है। 3 - 1 2, 2 - 2 0। अच्छा ये वाला साइन कह रहे हो, हाँ तो -0 लिखो +0 लिखो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है ठीक है, कोई दिक्कत नहीं इससे। बाकी ये तो करेक्ट है, 2 - -2 इज 4 नॉट जीरो, है ना। और ऑब्वियस बात है, दोनों को जोड़ के जीरो मिल रहा है तो घटा के जीरो क्यों मिलेगा, है ना। हम खुद भी देख सकते हैं, अगर हमने गलती से जीरो भी कर दिया तो यार पहले ही जीरो आया, तो बार बार थोड़ा जीरो आएगा, प्लस से भी जीरो आया माइनस से भी जीरो आया, ऐसा तो मैथमेटिकली होता नहीं है ना, बहुत कम बार होता है। ठीक है, तो सी और डी आ गया हमारे पास। अब सी और डी से परपेंडिकुलर एक तीसरा वेक्टर और है, मतलब दो तो पहले थे, दो और चार वेक्टर्स हो चुके हैं, पांचवा वेक्टर और है जो सी और डी से परपेंडिकुलर है। ठीक है, मैं क्या लिखूंगा, नाउ अ वेक्टर, वेक्टर उसका नाम रख देते हैं वेक्टर ई, परपेंडिकुलर टू
perpendicular to both the vector C and D, perpendicular to both the vectors vector C and vector D is given by एक ऐसा वेक्टर जो इन दोनों वेक्टर से परपेंडिकुलर हो, ऐसे वेक्टर को हम डिफाइन करते हैं इन्हीं दोनों वेक्टर्स के क्रॉस प्रोडक्ट की मदद से, इज गिवन बाय वेक्टर E इक्वल टू वेक्टर C क्रॉस वेक्टर D। ऐसे तो डिफाइन करते हैं भाई। एक ऐसा वेक्टर बताओ जो इन दोनों से परपेंडिकुलर हो, तो इन दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट ही वो वेक्टर होगा जो इन दोनों से ही परपेंडिकुलर होगा। तो C क्रॉस D निकाल लूं मैं। C क्रॉस D निकालना कौन सी बड़ी बात है। ये बनाओ आई कैप जे कैप के कैप आई जे के, और C के स्केलर कंपोनेंट्स यहाँ लिखो D। तो C के स्केलर कंपोनेंट्स क्या है, 440 204। अब उसने सी डी नहीं कहा था, उसने क्या कहा था, वेक्टर ई परपेंडिकुलर टू बोथ द वेक्टर। सी की जगह उसने कहा था ए प्लस बी। सी की जगह उसने क्या था, क्वेश्चन पढ़ो आपकी बुक में क्या दिया हुआ है, ए प्लस बी। और डी की जगह उसने क्या किया है, क्या कहा है, ए माइनस बी। लेकिन वो ए प्लस बी, ए माइनस बी, ए प्लस बी, ए माइनस, बार बार बोलना बोलना हेक्टिक हो जाता है, तो हमने उसका नाम रख दिया, चल ए प्लस बी तेरा नाम सी और ए माइनस बी तेरा नाम डी। तो अब जहां जहां वो ए प्लस बी कह रहा है मैं सी कह दूंगा, जहां जहां वो ए माइनस बी कह रहा है मैं डी कह दूंगा, बस फर्क इतना है। ठीक है। आपको कि सर सी और डी वैक्टर से तो परपेंडिकुलर पूछा ही नहीं है, उसने तो ए प्लस बी और ए माइनस बी, तो हमने ही तो ए प्लस बी और ए माइनस बी का नाम सी और डी रखा है। ठीक है, एज पर आवर सॉल्यूशन। अब ये निकाल लेते हैं। तो अब बार बार थोड़ी ना वही बच्चों की तरह करेंगे, थोड़ा डायरेक्ट कर सकते हैं। करो। 4 4 जा 16 माइनस 0 यानी 16 आई कैप, ये गया, ये गया। 4 4 जा 16 माइनस 0 अगेन 16 जे कैप, नहीं माइनस आएगा लेकिन सेकेंड वाले में माइनस आ जाता है। अब के कैप में पॉजिटिव करो, ये और ये गया, तो 0 -8 यानी -8 के कैप। तो ये मेरा वो वेक्टर आ चुका है। ये वेक्टर जो है, ये वेक्टर इससे और इससे दोनों से परपेंडिकुलर होगा, या यूं कहूं ये दोनों वेक्टर से जो प्लेन बनेगा उस प्लेन से ही ये परपेंडिकुलर होगा, या तो उस प्लेन से बाहर जा रहा होगा या अंदर आ रहा होगा। यहां तक क्लियर है, कोई डाउट नहीं है। ओके। अब उसने क्या पूछा, उसने कहा था कि इन दोनों से परपेंडिकुलर एक वेक्टर नहीं चाहिए, एक यूनिट वेक्टर चाहिए। क्या चाहिए, तो ये तो जस्ट वेक्टर आया, इसकी मैग्नीट्यूड तो कुछ भी हो सकती है। तो एक वेक्टर का यूनिट वेक्टर निकालना तो पहली एक्सरसाइज में सीखा है। तो यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ दिस वेक्टर कैसे, इसको इसी के मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर देंगे। ठीक है ना। तो फाइनल स्टेप पे आ गए हम। नाउ द यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू बोथ, यूनिट वेक्टर, यहाँ तो केवल क्या लिखा था अपन ने, ए वेक्टर। अब क्या लिख रहे हैं अपन, द यूनिट वेक्टर। अगर ए वेक्टर को अपन ई वेक्टर कह रहे हैं, तो यूनिट वेक्टर को अपन ई कैप कहेंगे, उसी का तो यूनिट वेक्टर है। द यूनिट वेक्टर ई कैप perpendicular to both the vectors C and D is given by। ठीक है, तो ई कैप निकालते हैं हम। ई वेक्टर है तो ई कैप निकालना कोई बड़ी बात नहीं है। कैसे निकालते हैं, वेक्टर ई डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ई। तो वेक्टर ई तो ये रहा 16 आई कैप -16 जे कैप -8 के कैप, डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड निकालो 16 का स्क्वायर प्लस -16 का स्क्वायर प्लस -8 का स्क्वायर। ठीक है, तो ऊपर हाल फिलहाल एज इट इज लिख दो आप, 16 आई है। हम्म, करो मैग्नीट्यूड, 16 का स्क्वायर 324, फिर 324 और 8 का 64, एड अप तो 648, तो यही हो गया 648। 648 में 64 और ऐड करो, 648 में 64 और ऐड अप करेंगे तो 712 आएगा क्या, चेक करो। 712 आएगा क्या, चेक करो। और √712 कितना होता है, चेक करो। अरे पेन उठाओ और चेक करो, ऐसे कैसे माइंड में कर लोगे क्या, जल्दी बताओ। और अगर कर सकते हो माइंड कैलकुलेशन तो वो करके बता दो।
हम्म, बताओ फटाफट। इतना टाइम √712 सॉल्व करने के लिए? 9th क्लास के बच्चे को सवाल देंगे, वो जल्दी करेगा आप दोनों से। हम्म, अलग क्या आ रहा है बेटा? √712 सॉल्व करो ना, फैक्टराइज करो ना 712 को, क्या सोच रहे हो? 4√2। 712 को फैक्टराइज करो ना बेटा। 712 के क्या क्या फैक्टर्स निकले? हम्म, किससे काटा है आपने 712 को? ठीक है, फिर 2 से ही काटा है। 356 को 2 से काटेंगे तो 128 आएगा। आर यू श्योर? 128 का दुगना तो 256 होता है, वो 356 है। 356 को 2 से डिवाइड करो ना बेटा। 356 डिवाइडेड बाय 2 कितना होता है प्रियांशु? आपने क्या लिखा है? 128। आगे करो। रहने दो, मत करो, मत करो, मत करो। चलो √712 तो आप कर लोगे, बट अभी √712 से पिछले स्टेप में ही गलती है। छोड़ दो उसको, छोड़ दो। दूसरा करवाता हूँ, क्योंकि इससे पहले ही गलती है तो अब नया रूट निकल के आएगा। 16 का स्क्वायर 324 होता है। तो मैंने कहा था, तो आपको भी तो अवेयर रहना है। मैं तो कहूंगा कि ये यहाँ पे बढ़िया जगह चले जाओ, लेकिन वहां तो कुआं है, तो चले जाओगे क्या बिना देख सोचे समझे? 12th क्लास स्टूडेंट तो अवेयर रहता है ना, उसको अपना विवेक भी दिया है भगवान ने। 16 स्क्वायर बताओ क्या होता है? 16 स्क्वायर मल्टीप्लाई करके देखना पड़ता है। सीरियसली? क्या होता है 16 स्क्वायर? 256, 256 कितना हुआ? 250, 250, 500, 500 और 12, 512 हो गया है। 512 और 64 कितना हुआ? 576। 576 क्या होता है? 24। 24 का रूट होता है ये, परफेक्ट स्क्वायर मिल गया। अब 24 से सबको डिवाइड कर दो, तो 16/24 करूंगा तो ऊपर लिख देते हैं फाइनल आंसर। 16/24 यानी कि 8 2 16, 8 3 24, 2/3 आई कैप, -16/24 अगेन आ गया तो 2/3 जे कैप, एंड देन -8/24 इज 1/3 के कैप। मैच करो आंसर। सही है। ओके, आया क्या कोई आपके में से? आएगा। चलो क्वेश्चन नंबर थर्ड देखो। क्वेश्चन नंबर थर्ड इज एक्चुअली क्रॉस प्रोडक्ट के नजरिए से तो देखो ही मत, ये तो पता नहीं क्यों इस एक्सरसाइज में है। देखो क्या है, एक यूनिट वेक्टर है जो कि π/3 π/4 और जे कैप के साथ क्या एंगल बनाता है वो पता नहीं है, थीटा बनाता है। तो पता लगाओ कि वो एंगल क्या है। तो ये तो पहली एक्सरसाइज का क्वेश्चन हो गया कि अगर एक वेक्टर तीन एक्सिस के साथ अगर अलग अलग एंगल बना रहा है, ठीक है, इसके साथ कुछ बना रहा 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 है, तो उनके उस एंगल्स को हम अल्फा बीटा गामा से डिनोट कराते थे। तो अल्फा ही हो गया, बीटा ही हो गया, और गामा हमको पता करना है, जो गामा की वैल्यू थीटा दे रखी है। ठीक है, तो मैंने क्या कहा था, अगर एक ही एंगल गिवन है तो बाकी दो नहीं निकाल सकते, लेकिन अगर दो गिवन है तो तीसरा निकाल सकते हैं। हियर इट इज गिवन दैट
गिवन दैट, क्या क्या गिवन है, एंगल मेड बाय वेक्टर ए विथ एक्स एक्सिस, है ना भाई, विथ आई कैप, तो आई कैप एक्स एक्सिस क्या लूंगी तो होता है, तो मैं विथ एक्स एक्सिस भी लिख सकता हूँ, विथ आई कैप भी लिख सकता हूँ, एक ही बात है। एंगल मेड बाय वेक्टर ए विथ, चलो उसने आई कैप लिखा है तो आप भी आई कैप लिख लो, विथ आई कैप। बस ये कंफ्यूज करने के लिए विथ एक्स एक्सिस वाई एक्सिस जेड एक्सिस ना करके विथ आई कैप जेके के कैप कर रहा है वो, है ना, बाकी और कुछ नहीं है। तो जो आई कैप के साथ एंगल बनता है उसको मैं अल्फा से डिनोट करा देता हूँ, कितना गिवन है, पाई/3। देन दूसरी चीज, एंगल मेड बाय द सेम वेक्टर, वेक्टर ए विथ जे कैप, और उसको मैं किससे डिनोट करा देता हूँ, बीटा से डिनोट करा देता हूँ, दैट इज बीटा इक्वल टू पाई/4। एंड द लास्ट, ये हमको पता लगाना है, तो पता लगाना है तो उसने थीटा भी दिया है ना, तो ऑल्सो ऑल्सो एंगल मेड बाय द सेम वेक्टर ए विथ के कैप, इसको मैं इसको मैं कुछ मानता ही नहीं हूँ, थीटा ही लिख देता हूँ, है ना, क्योंकि वो थीटा ही तो पता लगाना है। ठीक है, तो नाउ अगर अल्फा बीटा गामा गिवन है तो हम इनके डायरेक्शन कोसाइंस निकाल सकते हैं। कैसे निकालते हैं, cos अल्फा cos बीटा एंड cos गामा। सो नाउ डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ वेक्टर ए आर, डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ वेक्टर ए आर, ठीक है ना, डायरेक्शन कोसाइंस को हम एल एम एन से भी डिनोट कराते हैं। निकालते कैसे हैं, cos अल्फा cos बीटा एंड cos गामा होता है, लेकिन अभी थीटा है तो थीटा लिख दें, तो cos अल्फा यानी cos पाई/3, cos पाई/4, एंड ये एज इट इज cos थीटा, cos पाई/3 इज 1/2, cos पाई/4 इज 1/√2, 1/√2, यहाँ पे cos थीटा एज इट इज। ठीक है, अब एल एम एन के बीच में रिलेशन होता है एल स्क्वायर एम स्क्वायर, एन स्क्वायर क्या होता है 1। नाउ वी नो दैट, नाउ वी नो दैट एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर इक्वल टू 1, दैट इज, इस रिलेशन से एन निकल के आ जाएगा, दैट इज एल स्क्वायर क्या होगा 1/2 का स्क्वायर, वन एम स्क्वायर क्या होगा 1/√2 का स्क्वायर, और एन स्क्वायर मतलब cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। तो ये 1/4 प्लस 1/2, 1/4 प्लस 1/2 प्लस cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, तो 1/4 प्लस 1/2 क्या 3/4 हो गया, तो ये इधर जाएगा तो -3/4, -3/4 यानी कि 1/4, cos स्क्वायर थीटा अगर 1/4 है तो cos थीटा क्या हो जाएगा, रूट प्लस और माइनस 1/4, ठीक है, दैट मीन्स प्लस और माइनस 1/2, तो थीटा क्या हो जाएगा कॉस इनवर्स। अब अपने को क्या चाहिए, 0 और 180 के बीच का एंगल चाहिए होता है दो वेक्टर्स के बीच में, तो फिर उसमें प्लस ही लेना पड़ेगा, क्योंकि माइनस ले लेंगे तो फिर वो थर्ड एंड फोर्थ क्वाड्रेंट में चले जाएंगे, क्योंकि कॉस क्या होता है प्लस प्लस माइनस माइनस, नहीं गलत, प्लस माइनस माइनस प्लस होता है, प्लस माइनस माइनस प्लस होता है। तो अगर मैं प्लस वाला ले रहा हूँ तो मैं एक्यूट एंगल ले लूंगा, और अगर मैं माइनस वाला ले रहा हूँ तो मैं ये वाला सेकंड क्वाड्रेंट वाला एंगल ले लूंगा। तो यानी कि कॉस इनवर्स प्लस और माइनस हाफ जब मैं लगाऊंगा तो एंगल आएगा, अगर मैं प्लस वाला ले रहा हूँ तो कॉस 1/2 प्लस कब होगा 60 डिग्री पे, यानी पाई/3, और लगा दो, और अगर मैं जब माइनस ले रहा हूँ तो फिर पाई माइनस पाई/3 यानी कि 2 पाई/3। तो इन दोनों वेक्टर्स में या तो पाई/3 का एंगल बनेगा या फिर 2 पाई/3 का एंगल बनेगा, चेक करो। ऑब्वियसली उसने लेकिन एक्यूट ही लिया होगा, है ना, उ- उसने एक्यूट एंगल ही अज्यूम किया होगा, प्लस वाला ही, बाकी 2 पाई/3 भी हो सकता है, क्योंकि मान लो ये वेक्टर है, ये वेक्टर है, ये पाई/3 है, तो पैरेलल डिस्प्लेसमेंट अगर मैं इसको कर दूं आगे किसका दूं, तो ये 2 पाई/3 है, उस तरीके से। ठीक है, तो ये क्वेश्चन में कहीं भी क्रॉस प्रोडक्ट का कोई जिक्र नहीं है, पर ये एक्सरसाइज में पता नहीं क्यों है, वो आज तक मैं भी नहीं जान पाया। बहुत सारे दे रखे हैं, बताओ क्या, दिखाओ क्या है, और भी कुछ क्वेश्चन है क्या, ओके, आगे क्वेश्चन भी तो पढ़ो। हैंस फाइंड द कंपोनेंट्स ऑफ वेक्टर ए, अब आप वेक्टर ए के सारे कंपोनेंट्स बताओ, तो ये पाई/3 वाला क्वेश्चन तो यहाँ पे खत्म हो गया, अब सारे कंपोनेंट्स बताने हैं, तो मुझे बताओ, कोई भी वेक्टर है, लेट से वेक्टर ए, कोई भी वेक्टर है, लेट से वेक्टर ए, तो उसके कंपोनेंट्स फॉर्म के हम क्या लिखते हैं, बोलो, उसके कंपोनेंट हम क्या लिखते हैं, ए आई कैप, ए आई कैप, वेक्टर ए है, तो वेक्टर ए है तो लेट से मैंने लिख दिया A1 आई कैप, या फिर
हाँ ठीक है, ए आई कैप लिख दो प्लस बी जे कैप प्लस सी के कैप। ठीक है, तो इसके जो कंपोनेंट्स होते हैं वो यही तो होते हैं, ए आई कैप बी जे कैप सी, यही तो इसके कंपोनेंट्स होते हैं, ये स्केलर कंपोनेंट्स ए बी सी होते हैं, ऐसे कह देते हैं अपन। लेकिन अगर ये एक यूनिट वेक्टर है तो फिर उसके कंपोनेंट एल आई कैप एम जे कैप और एन के कैप, यही तो उसके कंपोनेंट्स होंगे। तो हमारे पास एल एम एन आ गया, अभी एल एम एम एल और एम पहले की था, एन मैंने निकाल लिया। तो अब इस वेक्टर ए के जो है कंपोनेंट्स क्या हो जाएंगे, सो द कंपोनेंट्स ऑफ, hence the components of vector है ना, so the components of vector A are, ठीक है। तो कौन कौन से कंपोनेंट्स हो जाएंगे, एल एम एन की जो वैल्यूज हैं वही इसके कंपोनेंट्स हो जाएंगे, एल कॉम, क्योंकि यूनिट वेक्टर है। ठीक है, इफ ए यूनिट वेक्टर, तो आप इधर मेंशन भी कर दो, सो द कंपोनेंट्स ऑफ यूनिट वेक्टर वेक्टर ए, यूनिट वेक्टर वेक्टर ए आर। तो एल एम एन ही एक यूनिट वेक्टर के कंपोनेंट्स होते हैं। तो एल तो पहले से ही पता था मुझे, क्या गिवन था, मतलब निकालना पड़ेगा ना, कॉस पाई बाय 3, 1/2 निकाल लिया था मैंने यहाँ, 1/2, 1/2 ओनली स्केलर कंपोनेंट्स बताओ, एल एम एन, और एम 1/√2, और एन जो था कॉस थीटा निकाला था मैंने, कॉस थीटा यानी कॉस पाई बाय 3, अभी पाई बाय 3 निकाला हमने आंसर, हाँ। तो कॉस पाई बाय 3 को नेक्स्ट स्टेप में सोल्व कर लो, तो ये हो गया इसके स्केलर कंपोनेंट्स, 1/2 1/√2 एंड कॉस पाई बाय 3 सेकंड 1/2, ये इस यूनिट वेक्टर के स्केलर कंपोनेंट्स। यही है, मैच हो गया आंसर। पहले एंगल पूछ रहा है, फिर बचे हुए सारे कंपोनेंट्स पूछ रहा है। ठीक है, चलो, तो कितने क्वेश्चंस हो गए, फिफ्थ वाला तो अच्छा क्वेश्चन है, ये तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, फोर्थ वाला तो बेकार क्वेश्चन है। ए माइनस बी का ए प्लस बी से क्रॉस प्रोडक्ट 2 × ए क्रॉस बी होगा, इसको प्रूव करना है। तो जस्ट कुछ भी नहीं है, उठाओ एलएचएस, उठाओ एलएचएस और आरएचएस के बराबर प्रूव करना है। तो सबको सबसे जैसे अपन कर रहे थे, तो ए का ए के साथ क्रॉस प्रोडक्ट, इसको देखो एक तरीके से करते हैं, पहले हम क्या कर लेंगे, इन दोनों में से एक को पकड़ लेंगे, जैसे ए पकड़ लिया, इसका क्रॉस प्रोडक्ट कराओ पूरे से ए प्लस बी से, ओके। फिर माइनस बी पकड़ लिया, इसका कराओ फिर वापस ए प्लस बी से। हालांकि कराना सबको सबसे है, लेकिन ये लिखने का तरीका होता है। अब ए का इन दोनों से डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ओवर मल्टीप्लीकेशन ओवर एडिशन, अगेन डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लीकेशन ओवर एडिशन, प्लस लिख दिया मैंने गलती से, क्रॉस है ना, नहीं इधर तो प्लस ही है, सॉरी, इधर तो प्लस ही है, क्रॉस इधर है, क्रॉस इधर है ना, मल्टीप्लीकेशन ओवर एडिशन होगा ना। ठीक है, डन, तो कर दो, दोनों जगह कर दो। तो ये ए क्रॉस ए क्रॉस ए, फाइन, ब्रैकेट भी लगा दो चाहो तो, प्लस ए क्रॉस बी। अच्छा, ये कॉम्यूटेटिव नहीं होते तो उनको इसी सीक्वेंस में लिखना है। फिर माइनस माइनस बी क्रॉस है ना, माइनस बी क्रॉस है, अब इसको बी क्रॉस है को ए क्रॉस बी मत लिख देना, ये बी क्रॉस ए ही रहेगा। और फिर अगेन माइनस आ जाएगा, माइनस बी क्रॉस बी, यही होगा। अब मुझे बताओ किसी वेक्टर का खुद से ही क्रॉस प्रोडक्ट क्या होता है, बोल दो, जीरो। डॉट प्रोडक्ट होता है वो जीरो, ए डॉट नहीं, डॉट प्रोडक्ट जीरो नहीं होता, क्रॉस प्रोडक्ट जीरो होता है। डॉट प्रोडक्ट वन नहीं होता, उसके मैग्नीट्यूड का स्क्वायर होता है। डॉट प्रोडक्ट उसके मैग्नीट्यूड का स्क्वायर होता है, क्योंकि कोई भी वेक्टर खुद के साथ 0 डिग्री का एंगल बनाएगा तो साइन 0 1 होगा, इसके क्रॉस प्रोडक्ट में फॉर्मूला निकल के आएगा 0। मैं तो कह रहा था बोल दो 0, बट विश्वास ही नहीं है। बी क्रॉस बी भी क्या होगा, 0। हाँ जी, तो अब आओ यहाँ पे, ए क्रॉस बी प्लस ए क्रॉस बी, तो माइनस ऑफ बी क्रॉस ए भी तो प्लस ए क्रॉस बी होता है, यस और नो। अभी अभी हमने आज की क्लास कैसे स्टार्ट करी थी, प्रूफ ऑफ ए क्रॉस बी माइनस ऑफ बी क्रॉस ए के बराबर होगा। तो माइनस ऑफ बी क्रॉस ए को मैं वापस प्लस ऑफ ए क्रॉस बी लिख दिया, तो ए क्रॉस बी 2 बार, यानी ट्वाइस ऑफ ए क्रॉस बी विच इज नथिंग बट अवर आरएचएस। ठीक है, यहाँ पे आपको प्रूफ लिखना पड़ेगा, मतलब रीजन लिखना पड़ेगा इस जगह पे, बिकॉज वी नो दैट ए क्रॉस ए, एक ए क्रॉस ए क्या होता है, एक जीरो वेक्टर होता है, इज इक्वल टू ए जीरो वेक्टर। ठीक है, अच्छा एक और चीज, ए क्रॉस ए जीरो नहीं हो सकता, ए क्रॉस ए जीरो वेक्टर होगा। तो आप इधर एक बार वेक्टर का साइन जरूर लगाओ नेक्स्ट स्टेप पे, फिर जब आपको वेक्टर का आंसर चाहिए तो जब आप ऐड करोगे तो जीरो वेक्टर से ऐड होकर ये 0 0 के लिखने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। ठीक है, ओके, चलो काफी है। अब फिफ्थ क्वेश्चन तो क्या करवा देता, लेकिन थोड़ा सा लेंदी है और इंपॉर्टेंट है, ये एग्जाम मेटेरियल प्योर एग्जाम मेटेरियल क्वेश्चन है जो एग्जाम में आएगा। तो यहाँ से फिर कल देखते हैं। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग टू अस, हैव अ नाइस डे, कीप लर्निंग, बाय।